Hello everyone, it's me Rajni Gupta. Today I'm come back with a new topic. This is nucleic acid structure. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है. तो न्यूक्लिक एसिड इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल अपार्ट फ्रॉम द अमाइनो एसिड जो कि जेनेटिक मटेरियल को बनाता है. न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली ये डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को बताता है. अगर कुछ वायरसेस को छोड़ दिया जाए तो सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है. अब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के कुछ भी हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड की जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी वो 1887 में हुई थी बाय फ्रेडरिक मिशर के थ्रू. मिशर ने अपनी डिस्कवरी को न्यूक्लिन नाम दिया था क्योंकि उन्होंने इसे सेल्स की न्यूक्लियाई से आइसोलेटेड किया था. बट अब उनकी डिस्कवरी को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट की. तो न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट जो होते हैं वो मेनली 3 होते हैं, जैसे कि सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट. सुगर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक राइबोज सुगर, एक डीऑक्सीराइबोज. राइबोज जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज सुगर जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है. नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो प्यूरिन और पायरिमिडिन 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं. इसमें से प्यूरिन रिंग में एडिनिन और ग्वानिन पाए जाते हैं, पायरिमिडिन रिंग में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल पाए जाते हैं. फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो फॉस्फेट जो होता है वो ट्राई फॉस्फेट पाया जाता है, जैसे कि जीटीपी और एटीपी. ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर के बारे में. तो अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन रिंग, एक पायरिमिडिन रिंग. इन सब में एक बेंजीन रिंग कॉमन होता है. यहाँ पे अगर एडेनिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एडेनिन पे जो ग्रुप जुड़े होते हैं वो 6 अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है, 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है. ग्वानिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो 2nd पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और 6 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप जुड़ा होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर, जिसमें से साइटोसिन की बात करते हैं. तो साइटोसिन के 2nd पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप और 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है. यूरेसिल की बात करें तो एक बेंजीन रिंग में 2 और 4th पोजीशन दोनों पे डाई ऑक्सी ग्रुप जुड़ा होता है. थायमिन की बात करते हैं तो 2nd और 4th पोजीशन पे डाई ऑक्सी ग्रुप और 5 पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप पाया जाता है, जिसे हम 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब यहाँ अगर इनके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करें तो पायरिमिडिन के केस में जो 2nd, 3rd और 4th पोजीशन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. बट प्यूरिन के केस में जो ग्वानिन होता है वो उसकी 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन एंड 6th पोजीशन जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जबकि एडेनिन के केस में 1 और 6 पोजीशन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आती है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का केस आता है. जैसे कि अगर हम बात करें जब सुगर और नाइट्रोजन दोनों एक साथ मिलते हैं तब वह उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. सुगर और नाइट्रोजन के साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं होना चाहिए, तभी वो न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा. लेकिन अगर सुगर और नाइट्रोजन के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं. यहाँ पे कई सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए बनते हैं. ओके, तो ये चीजें आपको कंफर्म हो गई. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा था कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाए जाते हैं. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि थायमिन क्यों सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो थायमिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है वो वो इसको हाई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि 2' OH में नहीं पाया जाता है. अभी हम शुगर के स्ट्रक्चर में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने शुगर के स्ट्रक्चर पे. तो शुगर का स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया कि शुगर 2 टाइप का होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज. राइबोज जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है. यहाँ पे राइबोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है 2' OH पे. ठीक है, इसे हम बीटा डी राइबोज के नाम से भी जानते हैं. अब अगर शुगर की बात करें तो शुगर जानते हैं कि शुगर जो होता है वो डीएनए को 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और डीएनए की कैरलिटी में भी हेल्पफुल होता है. लेकिन
यहाँ पे डीएनए में जो C2 कार्बन होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में जो C2 कार्बन होता है वो कीरल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। और आप जानते हैं कि किसी कार्बन का कीरल होना तभी पॉसिबल होता है जब उससे 4 अलग अलग मतलब डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पे शुगर स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं शुगर स्ट्रक्चर को मैंने रिप्रेजेंट किया है। जो राइट साइड में है वो राइबोस शुगर है और लेफ्ट साइड में जो है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइबोस शुगर होता है वो OH ग्रुप, जो सेकेंड प्राइम पे जो 2 प्राइम पे जो OH ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ससेप्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको डिग्रेड करना इजी होता है और इसकी स्टेबिलिटी लेस होती है। बट इन केस ऑफ डीएनए यहाँ पे जो 2 प्राइम OH 2 प्राइम ग्रुप सेकेंड पोजिशन पे 2 प्राइम पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है, जो कि नॉन लोन पेयर होता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए लेस ससेप्टेबल होता है और ये हाई स्टेबिलिटी को शो करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर पकरिंग की। तो शुगर पकरिंग जो होता है, शुगर पकरिंग हम मेनली नॉन प्लेनरिटी को कह सकते हैं, कि मतलब शुगर जो होते हैं नॉन प्लेनरिटी को शो करते हैं, मतलब प्लेनर तरीके से ये रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, डीएनए 3D कैसे होता है, क्योंकि जो शुगर होते हैं वो एकदम प्लेनर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होगी, ये अपने नॉन प्लेनरिटी को शो करेंगे। तो डीएनए स्ट्रक्चर के डीएनए के 3 डायमेंशनल के केस में जो C1 और C4 कार्बन होते हैं, मतलब कि C1 और C4 कार्बन होते हैं वो नॉन प्लेनरिटी नहीं शो कर पाते, क्योंकि ये जो होते हैं ये जो C1 कार्बन होता है वो नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बनाता है और C4 जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ये दोनों उतने 3D नहीं हो पाते। बट जो यहाँ पे C2 और C3 होते हैं वो फ्री होते हैं और ये एक प्लेन में ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शुगर पकड़िंग की बात करें तो एनवलप और ट्विस्टेड के फॉर्म में इसको कैटेगराइज किया गया है। एनवलप जो होता है वो C3 इंडो हो सकता है, C2 इंडो हो सकता है। बट ट्विस्टेड की बात करें तो C3 एक्सो हो सकता है, C3 एक्सो C2 इंडो हो सकता है, या फिर C2 एक्सो और C3 इंडो हो सकता है। अब हम इसको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए C2 इंडो का केस मैंने दिखा है, मतलब कि जो C2 कार्बन है वो अंदर की तरफ है, तब उसे हम C2 और C3 कार्बन अपने प्लेनर स्ट्रक्चर में ही है तो उसे हम C2 इंडो का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो C3 कार्बन है वो यहाँ पे सेकेंड वाले केस में C2 जो कार्बन है वो बाहर की तरफ है, तो हम इसे C2 एक्सो का नाम दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही केस में यहाँ पे जो ट्विस्टेड वाला केस मैंने दिखाया है, तो एक C3 अंदर है और C2 बाहर है, तो ये C3 इंडो और C2 एक्सो का केस बन रहा है। और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में C3 बाहर है और C2 अंदर है, तो C3 एक्सो और C2 इंडो का केस बन रहा है। यहाँ पे इनवलप जो होता है वो मोर फेवर होता है, क्योंकि जो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड में स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसीलिए एनवलप स्ट्रक्चर को, एनवलप शुगर पकड़िंग को ज्यादा फेवर किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी ऐसी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस।